नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक कन्फेशन करना चाहता हूं। जब भी राजनीति में मैं कहीं फंसता हूं या जब भी कोई चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो मैं कहीं नहीं जाता, मैं सीधे प्रभु चावला जी के पास चला जाता हूं और उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि राजनीति में दरअसल हो क्या रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, वो जगदीप धनखड़ जगदीप धनखड़ जिनके बारे में यह कहा जाता था कि सरकार उठने के लिए कहती थी तो उठते थे, बैठने के लिए कहती थी तो बैठते थे। अचानक पता चला कि उनके और सरकार के बीच में लंबे समय से अनबन थी और वो अपने आप को इंसल्टेड महसूस कर रहे थे। हालात इतने बिगड़े कि अचानक अचानक जगदीप धनखड़ जी को राष्ट्रपति भवन जाके अपना इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के बाद से उनके उनके यहां से किसी तरीके की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी। हालांकि तमाम तरीके की अफवाहें जरूर दिल्ली के कॉरिडोर में है, मैं उन अफवाहों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन देश ये जानना चाहता है कि दरअसल क्या हुआ जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी के आंखों के तारे जगदीप धनखड़ को पद से इस्तीफा देना पड़ गया। ये वही जगदीप धनखड़ थे जो विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के जमाने में मिनिस्टर थे और उसके बाद से लगभग 28 साल तक राजनीति के बियाबान में थे, बनवास में थे और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। अचानक नरेंद्र मोदी ने उनको उठा के बंगाल का गवर्नर बना दिया और फिर जो सुर्खियों में आए तो 21 तारीख तक वो लगातार सुर्खियों में थे। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे एनजेसी हो, चाहे जस्टिस वर्मा का मसला, ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसका जवाब उनके पास ना हो। और राज्यसभा के अंदर तो विपक्ष यही कहता था कि जब से ये आए हैं तब से जो है हमारी तो आवाज ही बंद कर दी गई है। लेकिन फिर भी उनका इस्तीफा हुआ, नाराजगी हुई। एक भी बड़े नेता ने प्रधानमंत्री को छोड़कर उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल नहीं पूछा। सोशल मीडिया पे उनको किसी ने कोई शुभकामनाएं नहीं दी, व्यक्तिगत तौर पर भी कोई नहीं गया। यहां तक कि इस्तीफा देने के बाद उनका फेयरवेल भी नहीं होने वाला है, ऐसी नाराजगी। तो ऐसा क्या हुआ? प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रभु जी, जैसा मैंने कहा कि जब हम लोग फंसते तो आपके पास आते, जानने की कोशिश करते कि दरअसल हुआ क्या। और जो मैंने कहा, ये वाकई में एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि दुनिया को तो ये लग रहा था कि वो तो धनखड़ जी तो बिल्कुल इनके करीबी हैं और इतनी नाराजगी हो गई कि उनको जाके इस्तीफा देना पड़ गया। क्या आपको कुछ पता चला क्या हुआ? जैसे आशुतोष आपने कहा ना, जो सबकी बोलती बंद करते थे उनकी अपनी बोलती बंद हो गई। हाँ, सवाल तो ये है कि जो आदमी ज्यादा बोलते थे, ज्यादा लॉयल्टी दिखाते थे, राजनीति में आपको ये समझना चाहिए यूटिलिटी बेस्ड रिलेशनशिप है। जब तक आपकी उपयोगिता है तब तक आप उसका प्रयोग करते रहेंगे। जिस दिन आपको लगा कि ये इतने बदनाम हो चुके हैं, इतने फालतू हो गए हैं, ये हमसे अकड़ रहे हैं, तो इनको उतार दीजिए, इनकी कोई वैल्यू रहने की है। जैसे आपने कहा, सोशल मीडिया छोड़ो, कोई उनसे हेलो भी नहीं करने गया उसके बाद। अभी थोड़े दिन बाद और पता लगेगा कि इतना काम करने के बाद उनको कितना नुकसान हुआ। मैं तो अच्छे मित्र से, मैं तो जानता हूँ वीपी सिंह के जमाने से कि कैसे रहते हैं। तो उनको अब पहली बार लगेगा जिंदगी में भी आपकी यूटिलिटी एक्सपायरी डेट थी, पॉलिटिकल, वो खत्म हो चुकी है। सवाल यह है कि पिछले 3 दिनों के अंदर हर किस्म की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्यों हटाया गया, क्यों हटाया नहीं गया। ये 2-3 एग्जाम हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहला इतिहास क्या हुआ है जिसके अंदर सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी का मिड टर्म में इस्तीफा दिया है। इसलिए नहीं कि उसको किसी और पद पे बिठाया जा रहा है, इसलिए कि उनको निकाला गया या उनको खुद इस्तीफा देकर के इतने तंग आ चुके थे एक दूसरे के लिए। ये होता है कि तलाक देना ही अच्छा है, इससे बजाय कि हम कोर्ट में जाके झगड़ा करें। तो ये एक ऐसी पॉलिटिकल मैट्रिमनी थी, ऐसा पॉलिटिकल विवाह था जिसके अंदर उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी। उन्होंने तलाक दे लिया और तलाक बड़ा भयंकर हुआ, जिसमें बातचीत करना भी बंद हो गई ऑलमोस्ट। तो ये लगता है जो हुआ इसके पीछे एक और बड़ी बात होगी, जिसकी मैं पिछले 2-3 से चर्चा कर रहा हूँ, जिन लोगों से मिल रहा हूँ, जो इसके समर्थक हैं, जो उनके जो कुछ हुआ है वो उसके लिए खुश भी हैं। उनका कहना ये कि पहली बार मौका मिला है प्रधानमंत्री मोदी को और पार्टी लीडरशिप को कि अपनी पार्टी के बारे में सोचें कि क्या ऐसे लोगों को लाना पार्टी के लिए अनुचित है जिनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट आपके साथ नहीं है, जो संस्था के साथ आगे नहीं बढ़े। क्योंकि आपने देखा सतपाल मलिक के साथ भी हुआ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से दोनों आते हैं, ये एक कह सकते हैं कोइंसिडेंस है कि दोनों जाट हैं, दोनों को लाया गया, उनका संघ से लेना देना कुछ नहीं, बीजेपी से लेना देना कुछ नहीं, हालांकि ये बीजेपी के साथ रहे हैं पहले से। जिनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं हो
उनको आप इतनी बड़ी पोस्ट पे, गवर्नर पे या उसके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट को बना देते हैं, तो उसको अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, ना उनसे आप एडजस्ट कर पाते। आप ये अपेक्षा करते हैं कि वो स्वयं से के नाते बिहेव करें, जैसे ऊपर से आदेश आया, सूची के बाद सूचना बंद। तो ये सब परमार्मन धनखड़ साहब के बैठ में नहीं बैठ रही थी, वो अपनी मांगे मना रहे होंगे, परंतु वर्करों के लिए अपेक्षा अब ये है, मैं कहता हूँ फ्यूचर की क्या बात है, फ्यूचर में ये है कि धनखड़ जी का इस्तीफा बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक ऐसा मैसेज है कि आप पार्टी में कमिटेड काडर लोगों को लाइए, उनको आगे बढ़ाइए, उनके ऊपर कोई एज ला रखी है 75 साल की आपने, उनके ऊपर मत लागू करिए। अगर आपके ऑफिसर 75 साल के बाद 80 साल तक चल सकते हैं, आप जितने रिटायर्ड ऑफिसर घर में सो रहे हैं उनको बुला करके कभी किसी को चेयरमैन बना देते हैं, किसी को डायरेक्टर बना देते हैं, किसी को एक दिन रिटायर करते हैं, 2 साल बाद बुला कर इलेक्शन कमीशन बना देते हैं। इस तरह के लोगों को जिनको आप संघ से लेना देना नहीं है, अगर आप सरकार के अंदर चाहते हैं कि 75 साल के ऊपर लोग काम कर सकते हैं, तो पार्टी भी क्यों नहीं कर सकते? हेमा मालिनी 76-70 साल की थी, उसको आपने वोट दिया, वो संघ से प्रति कमिटेड, कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं की। आपने जाकर के वहां पर बैंगलोर के अंदर जो अपने मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको आपने 69 साल के अंदर दोबारा से पार्टी का अध्यक्ष बनाया, चुनाव लड़वाया, मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई। तो जब ये सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा था कि जिसको आप चाहें वो 75 का हो चाहे 80 का हो, उसको तो हम रख लेंगे, बाकी जितने कमिटेड लोग हैं जो 75 साल से जरिया बिछा रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, भगवा जट उठा करके शाखा में जाते हैं, नमस्ते सदा वस्ले मात्रा प्रार्थना करते हैं मॉर्निंग में, उनको आप कहते हैं आप 75 साल में रिटायर हो जाइए, 60 साल में रिटायर हो जाइए, और जितने IAS ऑफिसर रिटायर्ड है उनको आप मंत्री बना दीजिए। ये इस बारे में बड़ी खुशी है कि एक मौका है, हालांकि संचालक जी ने कहा है कि 75 साल के अंदर रिटायर हो जाना चाहिए, परंतु संचालक जी जैसे वैसे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। तो इसलिए जब वो रिटायर नहीं हो सकते क्योंकि उनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है इस वक्त, उनके बिना दोनों संघ और संघ में तो फिर भी व्यक्तिवाद नहीं चलता। पर बीजेपी के अंदर मोदी के बाद, मैंने पहले भी आपको कहा, मोदी के बाद 1 लाख नंबर पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 1 लाख वोट भी ला सके। तो इसलिए जब ये रिटायर नहीं हो सकते, उनकी यूटिलिटी है, तो ऐसे लोगों को दोबारा से पार्टी में रखना चाहिए, जो एक्सपीरियंस हैं, जो कमिटेड हैं। तो इसके बाद क्या होगा, पार्टी के अंदर बदलाव होगा। उनका कहना है कि इसको प्रयोग करने के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे आप, उसको भी ऐसा व्यक्ति पहले भी स्वयं सेवक रहे हैं, आपने देखा वेंकैया नायडू थे, उससे पहले अपने बैर सिंह शेखावत थे। ये डेविएशन जो हुआ कि आपने आइडियोलॉजिकल कमिटेड स्वयं सेवक को ना रख के प्रेसिडेंट भी स्वयं सेवक रहा, अभी भी संघ से जुड़ी जो बनी है प्रेसिडेंट बनी हुई है, तो आपने जो डेविएशन किया हुआ है उसका भुगतान हुआ है, इसको करेक्ट करिए। तो मेरे को लगता है धनखड़ का इस्तीफा, धनखड़ जी का तो पॉलिटिकल संन्यास हो गया, परंतु सब पार्टी के अंदर टर्न शुरू हुआ है कि ऐसे लोगों को लेना चाहिए, पार्टी के अंदर नहीं है केवल चुनाव लड़ने के लिए या कोई मैसेजिंग करने के लिए या दुरुपयोग या दुरुपयोग करने के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। बट सर ये बताइए कि हुआ क्या, मतलब वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, वो तो जुडिशरी को भी नहीं छोड़ रहे थे, मतलब विपक्ष तो पूरी तरीके से परेशान था उनसे भी, उनके खिलाफ 2 बार इंपीचमेंट की कोशिश भी हो गई। तो ऐसी क्या अनबन हो गई कि उनको इस बेइज्जत तरीके से उनको जाना पड़ा? देखिए, मैंने आपको डिफाइंस, आप मैं एक बात करूँ, किसी ने बात नहीं की, मैंने किसी से बात नहीं की, ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई आई नहीं है कि उन्होंने कहा मेरे हेल्थ वजह से इस्तीफा हुआ है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री का ट्वीट जो है अपने आप में एक्सप्लेन करता है कि वो उनसे कुछ नहीं है, कि बाकियों के बारे में जब लिखते हैं कितनी बढ़ चढ़ के, वो तो जब गुलाम नबी आजाद रिटायर हो रहे थे तो रो पड़े थे उसके अंदर जाकर के, उनको देखा आंसू आ गए थे कि किस तरह से इतने गुलाम नबी आजाद जी जा रहे हैं। तो बाकी जब लोग रिटायर होते हैं, प्रधानमंत्री की किस तरह के उनको एक्सप्रेशन होते हैं, उनके घर जाते हैं, मिलने जाते हैं, इसमें वो ट्वीट करके लंदन चले गए। तो इससे स्पष्ट है कि बहुत तो नाराज थे। डिफाइंस हो सकता है कि आपने एक जज के मामले में जो भी रेजोल्यूशन था ऑपोजिशन लीडर का क्यों एक्सेप्ट कर लिया, कंसल्टेशन होना चाहिए था। अगर आपको दिया है तो आपको कहना चाहिए था मैं लिया, मैं इसे भी विचार कर रहा हूँ, जैसे पहले होता है उनका बात था जब 146 MP आप निकाल सकते हैं हाउस से, तो आपके एक रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे उनकी क्या सोच थी? या वो नाराज थे इसलिए उनके कहा ठीक है मैं कर दूंगा, पर उनको ये नहीं पता था कि इस सरकार के अंदर जब नाराज होते हैं लोग तो कहते ठोक के मारने की बात आती है। तो जब आपने डिफेंस किया उसका, तो उसका भुगतने के परिणाम आपने सोचे नहीं कि इतने बड़े हो सकते हैं कि आपको कहा जाएगा कि इस्तीफा दे दीजिए। मैं इस बारे में विश्वास के उनके खिलाफ सिग्नेचर हो रहा था, ये हो रहा था, मुझे अब एक गॉसिप चला, एक्सक्लूसिव खबर कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को मिलने चले गए रात को चुपचाप। भाई जब इस्तीफा प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, औपचारिकता ये कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट को मिलके ही देगा ना, तो सोशल मीडिया पर अनाउंस करेगा, तो टीवी चैनल अपने साथ चलाते हैं, बड़ी हमारी एक्सक्लूसिव खबर, चुपचाप मिलने चले गए। तो मिलने क्या इस्तीफा देने गए थे उसके बाद अनाउंस कर दिया उन्होंने।
तो मैं कह रहा हूँ कि उनसे जो आप कह रहे हैं कारण क्या है, कारण स्पष्ट है कि वो पार्टी को, प्रधानमंत्री को डिफाई करते थे, ऐसा उनका इंप्रेशन बन गया था। तो केजरीवाल से मिल लिए, केजरीवाल से मिलने का मतलब क्या, वो है क्या? मैं खुद पूछता था केजरीवाल से मिलने के उसके बाद पिक्चर दिखानी, ट्वीट करने की जरूरत क्या थी? केजरीवाल पहले तो कभी मिले नहीं, अब क्यों मिलने चले गए? तो उससे एक शक पैदा होता है। जब आपके ऊपर इतनी शक की पैदा हो जाए कि आप फिर जयराम रमेश ने जाके दे दिया उनको, बाद आपने अनाउंस कर दिया, ये करने अपने दूसरा शक पैदा करता है। उसके बाद बाकी ऑपोजिशन लीडर से मिलते रहे, ऑपोजिशन लीडर तो उनको यूज करना चाहते थे। वाइस प्रेसिडेंट के सीवर से एक नैरेटिव बन गया कि पार्टी के अंदर डिफरेंसेस हैं, पार्टी टॉप लेवल के लोगों को ठीक तरह से ठीक नहीं करती। ये एक ऑपोजिशन को एक चाहिए था मैसेज कि सिंदूर पर डिस्कशन होगी, वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा क्या हुआ, तो एक डाइल्यूट करने वाइस ऑपोजिशन ने धनखड़ जी को यूज किया, मेरे को ऐसा लगता है। और धनखड़ जी बोले वाले जाट नेता उनके बहकावे में आ गए, या तटक जाते, नहीं इस्तीफा देते। उसके बाद रेजोल्यूशन आता इम्पीचमेंट का उनके खिलाफ, प्रेसिडेंट वाइस लोकसभा राज्यसभा दोनों में, उसमें मेजोरिटी एनडीए की, हट तो जाते, दम तो दिखाना चाहिए था, वो तो बिना लड़ाई सरेंडर कर गए। तो मेरे को लगता है एकमात्र कारण ये है कि उनकी अपेक्षा कुछ ज्यादा थी, उनको विदेशों में नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि केवल सबसे कम विदेश यात्रा पे गए 3 साल के अंदर, पिछले जितने वाइस प्रेसिडेंट उठाएंगे 3 साल में सबसे कम विदेश यात्राएं धनखड़ साहब की हुई है। उनकी कई रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी है, ये मेरे को भी पता है। तो अब से ये नई बात नहीं है, बिल्कुल कुछ 6-8 महीने से बिल्डअप हो रहा था, जो एक परिवर्तन हो गया डिफाइंस में। उन्होंने अनकैलकुलेटेड रिस्क लिया, उस रिस्क के अंदर वो मारे गए। अनकैलकुलेटेड रिस्क लिया, और 5-6 महीने से ये जो आपने कहा वो तो मुझे तो लगता था कि बहुत ही चालाक आदमी है, क्योंकि उनको एक मौका मिला और देखिए वाइस प्रेसिडेंट बन गए। मतलब लोग ख्वाब देखते हैं, उनको एक छोटा सा मौका मिला और जाके वाइस प्रेसिडेंट बन गए, और बहुत कुछ अगर ठीक चलता होता तो शायद प्रेसिडेंट भी बन जाते। नहीं, क्या वो इतनी बात नहीं समझ पाए कि जिस व्यक्ति ने उनको यहां तक पहुंचाया है उसको डिफाई करने के बारे में सोचे? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बहुत कम लोग बने हैं। पुराने पहले 4 लोगों में से बने, उसके बाद कोई नहीं बना, एक भी नहीं बना। सबके सब पहले 4, राजेंद्र प्रसाद के बाद 1-2 टर्म में रहे, उसके बाद 2-3 वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन, उससे पहले राधा कृष्णन, वो दोनों प्रेसिडेंट बने। उसके बाद एक जट्टी साहब की वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा देके बनने की कोशिश की, नहीं बन पाए। तो उस तरह के एग्जाम्पल बहुत कम है जहाँ वाइस प्रेसिडेंट वेंकट रामन जी बने भाई, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद जाके ऐसे 4 एग्जाम्पल है, कुछ जाकर के देख सकते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि बड़े चालाक आदमी है, चालाक तो है, चालाकी से वो एक लिमिट होती है। पार्टी जो कार्डर बेस्ड पार्टी हो, जिसका नेता बहुत पॉपुलर हो, पावरफुल हो, उसके सामने आपको उसी तरीके जो बिहेवियर आप अब तक का था आपका, उससे डिविएट नहीं होना चाहिए था। आपको रखा गया था, आपकी यूटिलिटी क्या थी कि आप वेस्ट बंगाल में इतना एनवायरमेंट बना दो कि वहां पर 12 सीटें बीजेपी के पास आ जाए, 18 सीटें बीजेपी के पास आ जाए, और 70 सीटें असेंबली में मिल जाए। ये धनखड़ साहब का कंट्रीब्यूशन है, जिसलिए बीजेपी को, अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में खड़ी हुई है, उसका एकमात्र कारण वहां के गवर्नर हैं, जो वहां पर लगातार न्यूज में रहे और एंटी जो ममता वोट थे उनको यूनाइट करने की कोशिश की, मार्जिनलाइज कर दिया कम्युनिस्टों को और कांग्रेस को। उसके अंदर उनका नैरेटिव क्रिएट किया, उन्होंने काफी किया, और वो काफी खुल करके पत्रकारों से मिलते थे, इंटरव्यू भी देते थे। आरिफ मोहम्मद खान दूसरे थे, पर उनके लिए फिनिश, उनके जो बोलते हैं उनके अंदर एक वो कहते हैं सोफिस्टिकेशन था। वो बोलते थे, अपने आर्गुमेंट देते थे, फिर तर्क होते। ये तो अपने उसी भाषा में जैसे नीति है, उस हिसाब से फट से फटना, बुलडोज करते थे, बुलडोज कर। तो ये इनका कोई मौका, आप कहते चालाक थे, चालाक नहीं थे ये बिल्कुल। इनको जिस तरह से रखा गया उस तरह गवर्नर रखे गए हैं वो। संघ के अब देखते हैं, आप देखिए कमिटेड लोग आ रहे हैं। हालांकि फॉरेन सेक्रेटरी पुराने रिटायर करके लगाया राज्यसभा में, आपने पुलिस ऑफिसर भी लगा दिया, जिसकी यूटिलिटी क्या है मेरे समझ नहीं आता, परंतु बाकी दोनों तो संघ के कमिटेड लोग हैं, दोनों के दोनों लगाए गए। तो संघ के लोगों के जो विचारधारा के लोग हैं, उनको अब डिवीजन करके इसका प्रयोग किया गया। राज्यसभा में 3 साल इसलिए लाया गया था, उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। राज्यसभा में ऑपोजिशन की चलनी नहीं दी, ये तो स्पष्ट है। राज्यसभा का रिकॉर्ड उठा लेंगे, ये 3 साल राज्यसभा की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से किसी वाइस चेयर में चलाया है। ये तो शक की बात ही नहीं है इसके अंदर। जिस तरह की भाषा उन्होंने राज्यसभा के अंदर यूज की है, उस तरह की भाषा कोई भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यूज नहीं करता। हालांकि अपने जो अंसारी साहब थे, उनके बारे में भी कुछ कहा जाता, पर अंसारी साहब थोड़े लिमिट में रहते थे। उनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट लेफ्ट आइडियोलॉजी थी, कांग्रेस के साथ थे, परंतु वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड से बात करते हैं। उनके साथ भी 10 साल रहे वो वाइस प्रेसिडेंट, तो उसके बाद प्रेसिडेंट नहीं बने, दूसरी बात है। पर ये चालाकी की बात नहीं है। चालाकी के अंदर ये चालाकी ये करने की कोशिश की कि मैं ऑपोजिशन का हीरो बन के शायद बच जाऊंगा और ऑपोजिशन मेरे पास खड़ी रहेगी साथ होकर। वो एक स्टेटमेंट देने के बाद गायब हो गए सारे के सारे, उसको चुप हो गए, कोई भी सवाल नहीं उठा रहा।
एक दिन स्टेटमेंट दी उन्होंने, उसके बाद किसी भी ऑपोजिशन लीडर ने, जो राहुल गांधी जो हर बात पे बोलते हैं, उन्होंने इस इश्यू क्यों नहीं उठाया? तो इससे स्पष्ट है कि ऑपोजिशन ने कहा गुड रिडंस, जो भी आएगा उससे बेटर ही आएगा, ये अपेक्षा उनकी है। और बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे आदमी, आरएसएस से कोई आदमी वहां पर आ जाएगा जो पहले से नहीं था। तो इसलिए दोनों तरफ से वो मारेगा, ना इधर के ना उधर के। ये परेशानी उनके साथ हुई है। तो चालाकी नहीं है, ये सिर्फ नादानी जिसको कहते हैं। बट सर, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि देखिए सतपाल मलिक की तरीके से वो भी बोलेंगे, सरकार को एम्बैरेस करेंगे। आपको लगता है वो बोलेंगे? इस सवाल ये सतपाल मलिक जी ने बोला, उनके ऊपर ईडी लगा दी गई, सीबीआई के केस हो गया उनके ऊपर, पर क्रेडिबिलिटी इन लोगों की इतनी खराब है कि सतपाल मलिक ने भी काफी पार्टियां छोड़ी। आप जेएनके से वहां से हटा करके कहीं और भेजे गए, फिर उसके बाद आपको हटा दिया गया, आप बीमार रहे, उसके बाद जाटों के साथ जुड़ गए। अपने धनखड़ साहब भी जाटों का नाम, शिवराज चौहान केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, उनके सामने आप उनको डांट लगा रहे हो। मैं देश के संवैधानिक दूसरे नंबर का अधिकारी आपसे पूछ रहा हूँ, आपने किसानों के लिए क्या किया? पिछले साल कुछ नहीं किया, इस बार भी कुछ नहीं है। इससे का वाइस प्रेसिडेंट किसी केंद्रीय मंत्री को इससे क्यों पर डांटता है? उनको लगा कि मैं तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, आई एम बिगर देन वाइस प्रेसिडेंट। तो आप जो कहते हैं कि जो उनके बड़पोरापन जो था कि मैं वाइस प्रेसिडेंट को, उन्होंने कोशिश बहुत की ऐसे लोग दिल्ली में आने के बाद, पहले जैसे वेस्ट बंगाल में लोगों को मिलते थे, अब वो नहीं मिलते थे ऐसे लोगों से जिनको उनसे लगता था इनसे मिलने से मोदी जी नाराज हो जाएंगे या संघ के बाकी लोग अधिकारी नाराज होंगे। पिछले 3 साल के बहुत कम लोगों को मिले, पर जब मिलना चाहे तो उसके बाद उनके ऊपर सर्वेलेंस उनको लगा कि अब तो परेशानी होगी। जब मिलना शुरू किया तो ऐसे लोगों ने मिलने शुरू किया, केजरीवाल जैसे को, जिससे वैसे लोगों को तंगी हो जाए। तो चॉइस ऑफ मीटिंग पीपल भी गलत था उनका। अगर आप राहुल गांधी को बुला के मिलते तभी परेशानी होती। तो वो आपको मिलना ही था दूसरे लोगों को, तो ऐसे लोगों को मिलते जिनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी है ऑपोजिशन के रूप में, अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करते हैं। 3 साल में तो आपने कुछ नहीं किया। 3 साल में हर स्टेट पे आपने आरएसएस के बाल बोले, आपने जुडिशरी को गाली दी, इलेक्टेड को जुडिशरी नहीं है, ये है वो है। तो उनकी कैलकुलेशन जो थी कि मैं बोल के ज्यादा बन जाऊंगा कुछ, और उसके साथ वो जो चाहते थे उनको वो मिला नहीं। कि यहाँ पर तो ये फिट करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी के ऊपर फोकस नहीं हो सकता सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो चाहते थे फोकस मेरे ऊपर, मेरे को भी वही जहाज मिले जो भारत है जिसके ऊपर लिखा होगा, वो सब नहीं हो सकता। उनको कैलकुलेशन भी गलत, वो थोड़ा एम्बिशियस हो गए थे, ओवर एम्बिशियस हो गए। उस ओवर एम्बिशियस के अंदर उनके, मैं कह रहा हूँ ये चर्चा जो सीफा है, ये आज के नहीं, ये पिछले 8 महीने से जो उनके अंदर कमकश चल रही थी आपस में। आपने लास्ट देखा कब मिले मोदी जी उनके साथ इन 1-to-1? मेरे नॉलेज में कोई फोटोग्राफ नहीं है जब उनके मिलने गए, उनको वाइस प्रेसिडेंट को उन्होंने विश भी किया जा करके, या एक दूसरे की। तो मेरे को लगता नहीं है उसके अंदर कोई बहुत कम्युनिकेशन गैप हो गया था, एक दूसरे दूर हटते चले जा रहे थे। और ये लगता था कि मोदी जी को और बीजेपी को लगता था कि इस व्यक्ति को अभी निकाल दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाकी एम्बैरेसमेंट होगी बाद में जाकर के। उन्होंने उनके हाथ में मौका दे दिया ऑपोजिशन एडमिट करने के बाद। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनका एजेंडा नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा वाइस प्रेसिडेंट इसलिए होता है रूलिंग पार्टी का, ताकि गवर्नमेंट के एजेंडे को प्रेफरेंस और अपने तरीके से करें। वो गवर्नमेंट के खिलाफ एजेंडा आप लेकर के आएंगे तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं टॉलरेट करेगी। पर सर एक बात मुझे बताइए कि क्या इसके बाद कोर्स करेक्शन पार्टी में होगा, सरकार में होगा, मोदी जी करेंगे? जैसा आपने कहा कि जो आउटसाइडर को लाने का नतीजा आपने देखा, सतपाल मलिक को लेकर आया, उसके बाद क्या हुआ सबको मालूम है, जगदीप धनखड़ जी को लेकर आया मालूम है। तो क्या ये माना जाए कि जो अगला उपराष्ट्रपति होगा वो खांटी संघ का होगा, बीजेपी की विचारधारा से निकला हुआ आदमी होगा? बिल्कुल, मेरा बिल्कुल पहले भी मैंने लिखा था 2 साल पहले कि आज जब वेंकैया नायडू बने थे उससे पहले लिखा था मैंने कि इन फ्यूचर जो है संघ के लोग ही होंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, चारों जो लोग होंगे वो संघ के होंगे। तो चार संघ के लोग थे। गोविंद जी आप थे, उसके बाद मोदी जी हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट थे अपने वेंकैया जी, और स्पीकर बिरला जी बन गए थे। तो मेरे को लगता है वो जो कड़ी टूट गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर संघ के लोग होने चाहिए, वो दोबारा से रिवाइव होगी। आरएसएस का कमिटेड, टेस्टेड एंड ट्राइड एंड टेस्ट जिसको बोलते हैं, उन्हीं में से कोई वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, ये मेरी अपेक्षा है। ये डिफेक्टर जो लोग आते हैं दूसरी पार्टियों से, उनको उसका प्रयोग अभी है नहीं, हट गया कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल जो आपने देना था मैसेज, आपने ट्राइबल को प्रेसिडेंट बना दिया, आपने कई जगह चीफ मिनिस्टर ट्राइबल लगा दिए, दलित चीफ मिनिस्टर लगा दिए, दलित डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगा दिए। तो जो सोशल इंजीनियरिंग की बात थी उसका पूरा कंप्लीट कर दिया मोदी जी ने। अब वो अपने, मेरे को लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट, बाकी जो प्रेसिडेंट का अध्यक्ष अभी क्या होगा इससे, एक तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं आने से आपके यहाँ मंत्रिमंडल से कोई मंत्री उठा दिया गया, जैसे राजनाथ जी संघ के हैं, वो लगभग 70 पहुंचने वाले हैं,
अगर उनको बाहरी करना है एलिवेशन करके राजनाथ सिंह को वाइस प्रेसिडेंट बना सकते हैं, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हर तरह से, पर्सनैलिटी के हिसाब से, कमिटमेंट के हिसाब से, रेपुटेशन के हिसाब से, उनके पास इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। अनलेस कोई आप खबर दे रहे हैं सर? खबर नहीं तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ मेरा कोई खबर नहीं है, मैं तो अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बेसिस पे लगा रहा हूँ कि रिवाइवल होना है, कि अपना आदमी अंदर से लाना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नर रहते सारे हैं बैठे हैं, उनमें से कौन सा आरिफ मोहम्मद खान भी हो सकते हैं, बट वो भी आरएसएस से तो नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान वो आरएसएस जितना हिंदुत्व के बारे में वो बोलते हैं, और उन्होंने कोई इस तरह की भाषा नहीं दी कि राष्ट्र आरएसएस ये है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, इस तरह की बात नहीं की मोदी जी के बारे में, जिस तरह की धनखड़ साहब की साइकोफेंटिक स्टेटमेंट जो है और आरिफ महल की एकेडमिक जो ड्रिवन स्टेटमेंट है, उन दोनों में फर्क है। उन्होंने अपने आप को अपनी पद की गरिमा के अंदर ही रखा, उन्हें पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी केरला के अंदर कि वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, बाकी कोई गलत काम उन्होंने किया नहीं। जो ममता के साथ इन्होंने किया वहां पर सीपीएम गवर्नमेंट के साथ आरिफ मोहम्मद खान ने नहीं किया। तो सड़क पे जाकर निकला, उनको ये बोलते यूनिवर्सिटी में गलत लोगों अपॉइंट हो रहे हैं, वही बार बार बोलते थे हर बात को। बाकी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के ऊपर कभी भी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लॉ ऑर्डर खराब है, ये गलत है, वो है, नहीं है, उसके ऊपर कभी नहीं किया। तो मैं ऐसा कहा कि ये एक व्यक्ति है कि अगर नॉन आरएसएस बनाना है, परंतु जो कमिटेड नेशनलिस्ट है और जो चैलेंजर नहीं है आपका किसी तरीके से भी, तो उसमें आरिफ मोहम्मद खान भी फिट होते हैं। तो ये दोनों तो पब्लिक में होते हैं, वो कई बार होते हैं। मोदी जी का कहेंगे पिटारा रखा हो, उसमें पता नहीं क्या निकाल देंगे वो, और संघ के लोग मान भी जाएंगे ऐसा। मैं देख रहा था गवर्नर की लिस्ट में कौन बन सकता है, कि सीनियर से गवर्नर हो जो आरएसएस से जुड़ा हुआ हो, उनमें से कौन बन सकता है, और जो किसी कास्ट भी रिप्रेजेंट करता हो। अगर किसी महिला को बनाना है तो आप वसुंधरा राजे को भी बना सकते। तो पटती नहीं वसुंधरा जी से, तो सॉरी वसुंधरा जी तो पटती नहीं, उनको तो हटाया गया है। अब सवाल ये कि वो कमिटेड बीजेपी की उनकी मदर रही, उसके बाद वो कभी पार्टी छोड़ के नहीं गई। उनका भाई चला गया, कई बार दोनों भाई चले गए, मतलब भतीजा चला गया, भाई पहले चला गया, वो वही टिकी है जाके जहाँ आई थी मदर के बाद। मदर के बाद सियासत अगर बीच में लेके आई है तो वसुंधरा जी लेके आई है। कुछ 71-72 साल की हैं, उसमें कहीं फिट बैठती है कि नहीं 75 साल। मेरे को लगता है इसके अंदर, मैंने आपको पहला कि संघ के अलावा कोई होगा नहीं। अब जो भी आएगा सरप्राइज भी होगा, वो भी संघ का होगा, कहीं भी से ना। सर आपसे आखिरी सवाल, क्या इससे ये इंप्रेशन नहीं जाता कि मोदी शाह की ग्रिप थोड़ी कमजोर हुई है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष का पद भी खाली पड़ा हुआ और अभी तक उस पर कोई चुनाव नहीं हो पा रहा है, उपराष्ट्रपति के मसले पर भी बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ है। नहीं, आप जब कमजोर की बात करते हैं तो आपको ये कहना पड़ेगा क्या नहीं हुआ, आपके अध्यक्ष नहीं बना। तो मैं ये कहूँ उनकी पावर दिखाती है कि जब तक वो नहीं सहमत होंगे पार्टी अध्यक्ष बन नहीं सकता। वीडियो पावर है उनके पास। इसको इस तरीके जैसे बोतल एक खाली है, गिलास खाली है, भरा हुआ है, ये तो सोचने की बात है कैसी है। तो संघ की भी हो सकता है कि वो भी एक्सेप्ट नहीं कर, उनकी पावर है कि हम भी नहीं एक्सेप्ट करते। तो एक जगह पर हो सकता है कि वो चाहते होंगे कि हम सारा एक बार में ही करना जो कुछ करना है, कि पार्टी कैबिनेट रिशफल के होने की बात है। 27 में इलेक्शन होने वाले हैं, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि 12 असेंबली इलेक्शन होने हैं, उसके लिए पार्टी का अध्यक्ष चुनना है जो अगले 4 साल के अंदर पार्टी को इकट्ठा करके चलेगा। नए जो चीफ मिनिस्टर आए हैं उनमें से काफी सारे लगभग फेल हो चुके हैं, कोई उनकी परफॉर्मेंस है नहीं पिछले 1.5 साल के अंदर, एक दो कुछ हो रहा है। योगी जी एक सबसे ज्यादा हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस सक्सेसफुल नजर आते हैं। बाकी जगह मेरे को लगता है जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर है चीफ मिनिस्टर है, पार्टी अध्यक्ष है, वो थोड़े कम बोलते हैं तो वो लगता है कि कुछ कर रहे हैं। तो बाकी जगह लगता है कि अभी उतने सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर नहीं हो रहे, अभी रोज जिसको कहते हैं लर्निंग कर रहे हैं। धामी जी भी सोच कर रहे हैं, कोशिश करने की, परंतु कोई बड़ा नेता सेकंड रंग लीडरशिप के ऊपर जैसे पहले जमाने के अंदर सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, आप मुंडे, आप जिसका नाम है अनंत कुमार, ऐसे 25-30 लोग थे जो प्राइम मिनिस्टर को भी बन सकते हैं और चीफ मिनिस्टर तो बन ही सकते थे स्टेट के अंदर। इस वक्त कोई नहीं है कि आपने ऐसे लोगों को आगे बढ़ा दिया जो नए हैं एकदम, उनको टाइम लगेगा। 2029 के इलेक्शन तक क्या आपको जितने आपने चीफ मिनिस्टर बनाए थे योगी के या देवेंद्र फडणवीस के, देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट से बाहर, क्या लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि नहीं? अपनी सीट को सुधारेंगे तब भी उनके लिए, पार्टी के लिए अच्छा होगा। तो आपका जो आखिरी सवाल ये है कि अमित शाह और मोदी की हार है, मैं ये सोचा कि दोनों में कॉन्सेंसस नहीं बन रहा कि आगे की राजनीति, हमारा जो पार्टी का कमांडर इन चीफ कौन होगा। प्रधानमंत्री कमांडर इन चीफ सरकार के हैं, तो पार्टी का कमांडर इन चीफ कौन होगा, उसके अंदर दोनों सरकार के अंदर और पार्टी के अंदर इस तरह के लोग लाए जाएंगे जो ऐसा अध्यक्ष होगा जो दोनों को समन्वय बना करके चले और आगे पार्टी को लेके। तो आरएसएस का डोमिनेशन अब बढ़ेगा, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर, सिलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट पोस्ट,
आरएसएस का थोड़ा सा कहना, उनकी बात ज्यादा चलेगी, क्योंकि मोदी जी अल्टीमेटली तो कट्टर स्वयं सेवक हैं, हिंदुत्व एजेंडा लेकर के चलते हैं। वो अपने पर्सनलिटी पॉपुलरिटी में विश्वास रखते हैं क्योंकि वो जीतते हैं इलेक्शन। उसके अलावा आइडियोलॉजिकल कम्प्रोमाइज वो नहीं करते, इसलिए किया कि उनको चुनाव जीतना था, 2-4 रोग लगा दिया, वो लेसन उनको मिल गया। आवश्यकता है कि ये करेक्शन, कोर्स करेक्शन मोदी जी खुद ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी, क्योंकि काफी कुहासा छाया हुआ था। थोड़ी सी जरूर क्लैरिटी मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।